नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इस वीडियो में विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं। जैसे कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध सोना को हम लोग कितने कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे 25। ठीक है, तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो पूरा वीडियो देखना और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन बताना स्टार्ट करता हूँ और आप लोग मेरे पीछे पीछे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कंसेप्ट के साथ याद कर लेना बाबू। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं जाकर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम पर हम टेस्ट लेते हैं और जो टेस्ट मैं लिया हूँ दोस्तों उसका रिजल्ट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखो बाबू, आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। ठीक है, तो देखो शुद्ध सोना को कितने कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बाबू याद रखना, शुद्ध सोना को हम लोग 24 कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर जी 22 कैरेट नहीं होगा। देखो जी, शुद्ध सोना जो होता है वो एक्चुअल में 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है बाबू वो 22 कैरेट का होता है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध सोना पूछा गया तो आप लोग शुद्ध सोना 24 कैरेट पर टिक लगाना। अगर बाय द वे पूछ दे कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना होगा तो आप लोग 22 कैरेट पर टिक लगाना। ठीक है बाबू, चलो अब देखो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला हम लोगों का प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न का आता है कि धातुओं की प्रकृति होती है, यानी कि जो मेटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो बाबू याद रखना, विद्युत धनात्मक, यानी कि जो धातु की प्रकृति होती है यानी कि नेचर ऑफ मेटल वो कैसा होता है, तो विद्युत धनात्मक। धातुओं की जो प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। आप लोग याद रखना बाबू। ठीक है, अब बाबू अगला प्रश्न देख लो। आप लोगों का अगला प्रश्न आता है 3 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों अधातु की बात कही जा रही है। कभी कभी दोस्तों अधातु की जगह पर धातु दे देता है तो बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछेगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो आप लोग टिक लगाना ब्रोमीन एक अधातु होता है जिसको हम लोग Br से सूचित करते हैं और यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है अधातु होने के कारण। ठीक है बाबू, चलो अगला प्रश्न हम लोग का आता है 4 नंबर। देखो जी, ये 4 नंबर प्रश्न का आता है ना कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। बाबू 3 ऐसे तत्व होते हैं जिसको हम लोग चाकू से एकदम आसानी से काट सकते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया Li, सोडियम Na और आपका पोटेशियम K हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिथियम का नाम दिया है, लिथियम का, और एक्चुअल में दोस्तों ये तीनों होता है। इन तीनों को हम लोग क्या चाकू से एकदम आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होते हैं, जिसके चलते इसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो कोई एक आपको ऑप्शन में देगा, तो जैसे कि लिथियम ऑप्शन में दिया तो लिथियम पर टिक लगाएंगे। अगर लिथियम नहीं दिया रहता, पोटेशियम दिया रहता तो उस पर टिक लगाते हैं। पोटेशियम नहीं तो सोडियम तो दिया रहता है जरूर। अगर तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी में देखना ध्यान से, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बाबू टिक लगा देना। ठीक है, अब देखो बाबू, आप लोगों का अगला प्रश्न आता है 5 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। एक बात आप लोग कभी गौर किए हो, जो हम लोग हाथों में या फिर कान में, नाक में जो हम लोग सोना पहनते हैं वही हमारा सोना है जो ऑक्सीजन के साथ कभी संयोग नहीं करता। याद रखना, जिसको गोल्ड बोलते हैं, इंग्लिश में तो गोल्ड बोलते हैं लेकिन वो क्या है जी, वो सोना होता है। ठीक है, सोना कभी भी दोस्तों वायु के संपर्क में नहीं जाता है, क्योंकि हम इसी कारण तो हम लोग सोना ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। देखो सोना को आप कितने भी दिनों तक हवा में रखो, उसमें कोई भी जंग नहीं लगेगा, वो हवा के प्रभाव में कुछ नहीं होता है, यानी कि उस पर हवा का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन, सोना कैसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन मतलब कि खुला में रखने पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव, यानी कि हवा का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग सोना पर टिक लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। देखो सबसे कठोर पदार्थ होता है, आपके पूरे प्रकृति की बात करें तो होता है हीरा, जिसको डायमंड बोलते हैं ना। ये बहुत ही दोस्तों खतरनाक पदार्थ होता है, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, आप अच्छे से याद रखना।
अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखो जी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखो, पोटेशियम, जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, मुलायम होते हैं, यही आपका होगा जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, यह आपका धातु हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला आप लोगों का प्रश्न आता है कितना नंबर, 8 नंबर। ये प्रश्न कहता है बाबू कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। देखो जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस तब प्राप्त होता है जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर में जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को पता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र तो कमेंट करके बताओ। रासायनिक सूत्र एक्चुअली में दोस्तों मैं बता देता, लेकिन कोशिश करता हूं कि कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछ लिया जाए। तो इसका रासायनिक सूत्र कमेंट करके जल्दी से बताना। देखो गलत या सही जरूर बताना। ठीक है, अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। दोस्तों एक ऐसी धातु का नाम आपको बताना है जिसको अगर आप अपनी हथेली यानी कि अगर आप हाथों पर रखते हैं तो वो पिघलने लगता है। अब समझ लो कि कितना खतरनाक होता है कि अगर आप अपनी हाथों पर रखेंगे तो वो पिघलने लगेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सीजियम बोलते हैं। सीजियम दोस्तों एक ऐसा धातु है जिसको आप अपनी हथेली पर रखोगे ना तो वो पिघलने लगेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, अब बाबू अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है बाबू याद रखना, ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट, यह दोस्तों ऑलरेडी कार्बन का अपूरूप होता है। ऑलरेडी दोस्तों कार्बन के 2 अपूरूप होते हैं, एक ग्रेफाइट होता है और दूसरा आपका हीरा होता है। तो ग्रेफाइट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अधातु कह रहा है, क्योंकि आपका ग्रेफाइट अधातु है। तो अधातु कह रहा है तो हम लोग किस पर टिक लगाएंगे, तो ग्रेफाइट पर टिक लगाएंगे। अगर दोस्तों अधातु न कहता तो आपका आंसर दोनों हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अधातु कह रहा है तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु है। ठीक है, अधातु है। तो अधातु विद्युत का सुचालक होता है तो आपका कार्बन यानी कि ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन दोस्तों इसलिए दिया है, वो सूचित करना चाहता है कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलो बाबू कोई पूछेगा कि कार्बन का कितना अपरूप होते हैं तो आप लोग बता देना 2, और कौन कौन, तो आप लोग हीरा और ग्रेफाइट 2 बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का 11 नंबर कि लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहलाती है। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की जो विधि होती है, देखो विधि अगर कहेगा तो आप लोग यसद लेपन या फिर जस्तीकरण पर टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर भाई देवे आपसे पूछ दिया कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया कहलाती है, क्रिया यानी कि प्रक्रिया, तो आप लोग क्या बोलोगे, तो वहाँ पर दूसरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर विधि पूछा जा रहा है ना, तो वो विधि का नाम हो जाएगा यसद लेपन या फिर जस्तीकरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि एक धातु जो विद्युत का और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। तो याद रखना बाबू, चांदी क्या होता है जी बाबू, चांदी। तो चांदी दोस्तों ऊष्मा का और विद्युत दोनों का सबसे अच्छा चालक होता है, और यह एक धातु भी है। यह क्या है बाबू, यह एक आपका धातु भी है। तो याद रखना यह आपका एक धातु भी है और यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक भी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है 13 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। वहाँ पर हमने देखा कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है तो मैंने आपको बताया कि चांदी होगा। लेकिन अगर कुचालक कहेगा तो कुचालक दोस्तों लेड आ जाएगा, यानी कि शीशा आ जाएगा, लेड आ जाएगा पीबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी लेड पीबी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू आपका, ये आपका पीबी हो जाएगा, लेड। ठीक है, याद रखना आपका लेड हो जाएगा। अब देखो बाबू अगला प्रश्न है, अगला आप लोगों का प्रश्न आता है 14 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। यानी कि दोस्तों किरोसिन का तेल आप लोग देखे होंगे ना, किरोसिन के तेल, तो किरोसिन के तेल आप लोग देखे होंगे, मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, आप लोग के एरिया में मिलता होगा। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीलर्स के यहाँ से हम लोग लाते थे ना। तो याद रखना बाबू, किरोसिन के तेल में हम लोग किसको डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग किरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि सोडियम को किरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम के तेल में सोडियम को इसलिए डुबो कर रखते हैं, आप लोगों को मैं बताया था, शायद आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। एक और बात आप लोगों को बता दें कि जो आप लोग लालटेन जलाते हो ना, उसमें जो फीता होता है ना, उसको हम किरोसिन के तेल में नहीं डुबा कर उसको जलाते हैं, तो समझ सकते हो वो सोडियम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 15 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है बाबू आप लोगों का कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट जो होता है वो किस धातु का अयस्क होता है। तो बाबू याद रखना, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दो ऐसे अयस्क हैं, दो ऐसे नाम हैं जो किसका अयस्क होते हैं, तो लोहा का अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू लोहा। देखो लोहा का वो संकेत दिया है, लेकिन लोहा एक्चुअली में होगा, ठीक है, वो संकेत केवल दिया है, तो हम लोग संकेत से भी समझेंगे कि वो लोहा है। और लोहा के परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है बाबू, ठीक है, यानी कि 26 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। बाबू आप लोग के घरों में जो विद्युत बल्ब जलता है ना, उसका जो तंतु होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, याद रखना, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बाबू आप लोगों के लिए है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो बहुत लोग समझते होंगे कि सर जी क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट हो गया। नहीं, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। हाँ, मान सकते हैं कि सारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन अंत में दोस्तों केवल धातु दिया है। और वहाँ पर मैंने बताया था कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, तो अधातु मैंने पूछा था तो आप लोग ब्रोमीन बताए। तो यहाँ पर धातु पूछा है, तो धातु के लिए दोस्तों पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, आपका पारा हो जाएगा, ठीक है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, और वो भी धातु, तो पारा होगा, ठीक है। अब बाबू अगला क्वेश्चन है आपका कि जिंक को लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया। अगर दोस्तों क्रिया कहेगा तो आप लोग गैल्वेनीकरण कहना, अगर विधि कहेगा तो यशत लेपन या फिर जस्तीकरण होगा, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया जो होती है वो गैल्वेनीकरण कहलाती है, ठीक है। अब बाबू अगला आप लोगों का प्रश्न आता है 19 नंबर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। क्वेश्चन है कि 1 बिलियन लाल निरबस पत्र को नीला कर देता है तो बिलियन का पीएच मान होगा। दोस्तों अगर लाल को वो नीला करेगा तो संभव है कि वो क्षारीय बिलियन को दर्शाएगा, और हम लोग जानते हैं कि क्षारीय बिलियन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो दोस्तों अगर क्षारीय बिलियन नहीं दिया तो क्या हुआ, 7 से अधिक दिया है ना, तो वहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि 7 से अधिक का मतलब हुआ कि क्षारीय बिलियन का पीएच मान, ठीक है बाबू। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 20 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान। दोस्तों याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा सी नंबर में 7 के बराबर लिखा गया है, इसका मतलब कि केवल 7 होगा। 7 के बराबर का मतलब क्या हुआ, केवल 7 हुआ, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि पीएच का गणितीय व्यंजक क्या होता है, जिससे हम लोग पीएच का मान निकालते हैं। जैसे कोई भी पीएच का वैल्यू निकालना है, इनका मान निकालना, तो हम लोग किस व्यंजक यानी कि किस समीकरण के द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, ठीक है, पीएच बराबर माइनस लॉग और एच आयन। इसी के तहत हम लोग गणितीय ये व्यंजक आपका रूप हो गया, और इसी के अनुसार इसी समीकरण का उपयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, तो पीएच वैल्यू मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू अगला क्वेश्चन आपका कि नींबू के रस का पीएच मान होता है। तो बहुत लड़के कहते होंगे कि सर जी नींबू का रस का पीएच मान मेरे को याद है, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो बाबू याद रखना, नींबू के जो रस होता है ना, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम इसलिए होता है क्योंकि हम लोग याद किए हैं कि नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो 2.2 होता है, लगभग में दोस्तों, लगभग 2.2 होता है। तो 2.2 7 से कम है कि ज़्यादा है, 7 से कम है, तो बिल्कुल बताएंगे सी हम 7 से कम है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, मेरा हर एक वीडियो देखना, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेवरेट दोस्त के पास भेजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे बाबू, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है बाबू 23 नंबर कि पीएच स्केल पर अंकित मान होता है। जो पीएच स्केल होता है ना, उसमें दोस्तों 0 से लेकर 14 तक का अंक अंकित रहता है। तो हम लोग बोलेंगे कि 0 से 14, आंसर सी नंबर वाला, ठीक है। अब बाबू अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 24 नंबर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो बाबू याद रखना, अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है बाबू, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्षारीय विलयन। तो याद रखना, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगर अम्लीय का 7 से कम है तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा बाबू, आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैंने आपको अम्लीय और क्षारीय विलयन का पीएच मान बता दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो कितने लड़के बता देंगे कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। अगर जिसको पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए,
जो कमेंट करेगा पहले कि सर इसका आंसर ये होगा वही बहादुर होगा। देखना आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा उस कमेंट का, तो कमेंट करके देख लेना बाबू, ठीक है। और सब लोग दोस्तों अच्छे से याद करना इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अपने पर दोस्तों इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक और नए अंदाज में, ठीक है।